हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नकुल सर और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक्स गुरु एंड हैरी। स्टैटिक्स में आज का टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। आपने सैम्पलिंग क्या है, इनकी सैम्पल मेथड के बारे में मेरे पिछले वीडियो में देखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सैम्पल व्हाट इज सैम्पल मेथड के बारे में आप उसको देखिए। आज मैं बात करता हूँ सैम्पलिंग के कौन कौन से मेथड है, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, यानी कि सैंपल निकालने के कौन कौन से मेथड है वो मैं बताऊँगा। सैंपल के दो मेथड है, एक है रैंडम सैम्पलिंग और दूसरा है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। आज के इस वीडियो में हम रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग को पूरा पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। आखिर सैंपल की रैंडम सैम्पलिंग क्या है और नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या है। सबसे पहले बात करते हैं रैंडम सैम्पलिंग की। रैंडम सैम्पलिंग की मीनिंग की अगर बात करें तो कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग इज दैट मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन विच ईच एंड एवरी आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन द सैंपल। एक ऐसा सैम्पलिंग मेथड है जिसके अंतर्गत यूनिवर्स, उनकी टोटल जितने भी डेटाज है, जितनी भी इंफॉर्मेशंस है, उन इंफॉर्मेशन को इक्वल चांस मिलता है सेलेक्ट होने का सैंपल में। और क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास 10 डेटा है, इसमें से हमें जो है सैंपल लेना है, तो इस 10 के 10 सारी डेटा को जो है इक्वल चांस होना चाहिए। हमें मान लो सैंपल के रूप में केवल 2 को चुनना है इसमें से, तो इसमें से किसको चुने, तो यही हमारा यहाँ पर रैंडम होगा कि सबको 10 के 10 को इक्वल चुना जाना चाहिए। इसमें से ऐसा नहीं होना चाहिए कि चांस हमने इसको ले लिया और इसको ले लिया, छोड़ दिया, बाकी को बीच को छोड़ दिया। यानी हमारा सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि इसमें से कोई सा भी सेलेक्ट हो सकता है, यानी कि सबको सेलेक्ट होने के इक्वल चांस मिलने चाहिए। अब ये तो रैंडम सैम्पलिंग में जो है 2 तरह के मेथड का यूज हो सकता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स इन रैंडम सैम्पलिंग। फर्स्ट इज लॉटरी मेथड, लॉटरी मेथड, एंड सेकंड इज टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर, टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। 2 टाइप के हम जो है रैंडम मेथड में इस 2 टाइप का यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ लॉटरी मेथड के बारे में। आपने लॉटरी के बारे में सुना होगा। लॉटरी में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है। लॉटरी, लोग लॉटरी खींचते हैं, लॉटरी के बारे में सब लोग जानते हैं कि इसमें लॉटरी कैसे हो सकता है। मान लो 4 लोगों को चुना जाना है, 4 लोगों को चुना जाना है, तो ये X, Y, Z और ये A, तो किसको चुना जाए। अब क्या कहते हैं, किसी एक पर्ची में इन चारों के नाम लिख के जो है एक डिब्बे में डाल दिया, हिला दिया। अब चारों में से कोई भी, इस एक को खींचना है, चारों में से कोई भी एक आ सकता है, यानी कि यहाँ पर सभी की इक्वल प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि सबका चांस एक एक बार आएगा ही आएगा। तो ये होता है लॉटरी मेथड। लॉटरी में किसी का भी चांस आ सकता है, तो इसके थोड़ा भी हम सैम्पलिंग कर सकते हैं। जब सैम्पलिंग करें कि सभी सैंपल के बारे में हम अलग से पर्ची बना के जैसे भी वो डाल दें और उसमें से जो है हम सेलेक्ट कर लें, तो ये लॉटरी मेथड हो गया। अब हम बात करते हैं टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। रैंडम नंबर्स के टेबल में क्या होता है, यहाँ पर जैसे इसमें एक फ्रेम्स तैयार किया जाता है, टेबल्स तैयार कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए 400 स्टूडेंट्स है, 400 स्टूडेंट में से हमें सैंपल चूज करना है, तो 400 स्टूडेंट के सेम जो है, मान लीजिए 400 स्टूडेंट में 50 नंबर हमें जो है मार्क्स के हिसाब से अगर बनाते हैं कि 50 मार्क्स वाले स्टूडेंट, 45 मार्क्स वाले स्टूडेंट, 40 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स और 35 मार्क्स वाले स्टूडेंट को हमने 4 कॉलम में खड़ा कर दिया, तो 100 जो है सब में स्टूडेंट जो है बढ़ गए, तो ये टेबल बन गया। अब इस टेबल में से जो है, हर टेबल में से हम स्टूडेंट्स को जो है देन चूज कर लेते हैं जो हमारी ज़रूरत है, जितने सेलेक्ट करना है। तो मान लीजिए ऊपर से हमने जो है सबके 4 चूज कर लिए, ऐसे में सबको बराबर मौका मिलता है क्योंकि हमने हर नंबर में से चूज किया है, तो इसको बोलते हैं टेबल्स ऑफ रैंडम। अब रैंडम जो है, रैंडम सैम्पलिंग के जो है जो मेरिट्स है वो कौन कौन से, इसे पता करना है। फ्री फ्रॉम पर्सनल वेस, इसमें पर्सनल वेस का मतलब किसी पक्षपातपूर्ण धारणा से ये बिल्कुल फ्री रहता है, क्योंकि कोई भी चुना जा सकता है। यहाँ पर ये नहीं किसी को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, सब बराबर होते, इक्वल होते हैं।
ईच एंड एवरी आइटम स्टैंड इक्वल चांस, हर एक आइटम को सिलेक्ट होने का बराबर चांस मिलता है। फेयरली रिप्रेजेंटेड, यहाँ पर हर किसी का नेता तो बिल्कुल अच्छे से होता है, किसी के साथ जो है पक्षपात नहीं होता है। वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, और ये मेथड बिल्कुल सिंपल होता है, इसमें किसी प्रकार की विशेष लॉजिक की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसके डिमेरिट्स की बात कर ले। डिमेरिट्स क्या है? डज नॉट गारंटी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट आइटम, इसमें इस बात की गारंटी नहीं है कि हर एक आइटम, जो डिफरेंट आइटम को जो है बराबर यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, क्योंकि लॉटरी मेथड है या फिर आप टेबल मेथड में जो उसको चूज करें, हो सकता है वो एक ही जैसे चूज हो जाए, देन ये यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। डज नॉट गिव वेटेज टू इम्पॉर्टेंट आइटम्स, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आइटम्स को ज़्यादा वेटेज नहीं दिया जाता है, क्योंकि सबको बराबर माना जाता है, तो जो इम्पोर्टेंट आइटम्स है उसका वेटेज जो है यहाँ पर बिल्कुल छूट जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड की, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग रैंडम का बिल्कुल उल्टा है। रैंडम में हर एक आइटम्स को बराबर सेलेक्ट होने के चांस दिया जाता है, बल्कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, यहाँ पर सबको बराबर इक्वल चांस नहीं दिया जाता है। मीन्स नॉन रैंडम सैम्पलिंग इंक्लूड्स ऑल दोज मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग इन विच ऑल यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन डू नॉट हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी, यानी कि एक ऐसा मेथड है सैम्पलिंग का जिसमें जितने भी यूनिट्स है, जितने भी आइटम्स है, सबको बराबर प्रोबेबिलिटी इसमें नहीं मिलती है। अब नॉन रैंडम सैम्पलिंग में के कई तरीके हैं, कौन कौन से इसके टाइप से, कौन कौन से जो है, हम एक एक करके सबको बारी बारी से समझते हैं और सिंपल वे में समझते हैं। सबसे पहला है परपोसिव। परपोसिव या फिर इसको कहा जाता है डेलिब्रेटिंग, डेलिब्रेट सैम्पलिंग। परपोसिव या डेलिब्रेट सैम्पलिंग, इसमें क्या होता है? परपोसिव सैम्पलिंग के अंतर्गत जो यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर होता है, यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर जो है अपने खुद की चॉइस को रखता है, वो अपने दिमाग का यूज़ करता है, यानी कि अपनी जो है इच्छा के अनुसार जो है वो चूज करता है कि उसके जो है एनालाइज के लिए, उसकी स्टडी के लिए कौन कौन से जो है डेटा या कौन कौन से आइटम बिल्कुल उपयुक्त होंगे या फिर सही होंगे, वो खुद चूज करता है। यानी कि जो डेटा का चुनाव जो है इन्वेस्टिगेटर खुद होता है, यानी कि यहाँ पर पूरी तरीके से ये बायस पर डिपेंड होता है, पक्षपात होने की पूरे चांस यहाँ पर रहता है, लेकिन ये जो है मोर फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि इसका चुनने का दायित्व पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेटर होता है। वो अपनी कुशलता के आधार पर और अपनी एबिलिटी के आधार पर, जो कि उसकी इंक्वायरी है, इंक्वायरी के अकॉर्डिंग जो भी डेटा उसको चाहता है, वो उसी के आधार पर अपने जो है उचित सैंपल, जो भी डेटा में से जो सैंपल की जरूरत है उस सैंपल को वो चूज कर लेता है। ये परपोसिव डेलिब्रेट सैंपलिंग हुआ। अब हम बात करेंगे सैंपलिंग नंबर 2 की। नंबर 2 ये है स्ट्रेटिफाइड या मिक्स सैंपल, मिक्स्ड या स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। मिक्स्ड या स्ट्रेटिफाइड सैंपल क्या होता है? इसमें क्या होता है, जितने भी पॉपुलेशन होता है या जितना भी फुल डेटा होता है, उस पॉपुलेशन को उसके डिफरेंट जो है उसके कैरेक्टर के आधार पर, उसके कैरेक्टर के आधार पर अलग अलग आइटम में जो है उसको बांट दिया गया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और उस डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसमें से जो है अपना जो जरूरत जो डेटा होता है उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। जैसे मैं अगर बात कहूँ कि एक क्लास 11 के मेरे 50 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से जो है 30 स्टूडेंट मैथ्स पढ़ते हैं और 20 स्टूडेंट जो है होम साइंस पढ़ते हैं, तो 30 और 20 कितने हो गए? 50 स्टूडेंट हो गए। इस प्रकार से हमने क्या किया, 50 स्टूडेंट को 30 और 20 स्टूडेंट में बांट दिया गया कैरेक्टर के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से।
अब इस मैथ्स में से जितने स्टूडेंट चाहिए उतने को चूज कर लिया जाता है और होम साइंस में से जितने चाहिए उसको चूज कर लिया जाता है। ये होता है मिक्स्ड या स्ट्रेटिफाइड सिलेक्शन या सैम्पलिंग। अब नंबर 2 की अगर बात करें, नंबर 3 की, ये है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होता है? यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन होता है या फिर जो डेटा होता है, इंफॉर्मेशन या डेटा को जो है कुछ बेसिस पर, जैसे न्यूमेरिकल के बेस पे उसके नंबरों के आधार पर, जैसे रोल नंबर के न्यूमेरिकली, या फिर उसके स्थान के आधार पर जियोग्राफिकली, या फिर उसके अल्फ़ाबेटिकली, इसके जो लिखने का जो लेटर होता है उस अल्फ़ाबेटिकली जो है उसको तो ये अरेंज कर लिया जाता है। और उसको इस तरीके से अरेंज करने के बाद फिर अपना जो नंबर जो सेलेक्ट करना होता है सेलेक्ट कर लिया जाता है। मान लीजिए हमने ए नाम वाले को अलग छाट लिया, बी वाले को अलग छाट लिया, सी वाले को अलग छाट लिया, फिर इसमें से जितनी डेटा होते हैं उस डेटा का सिलेक्शन हमने कर लिया, तो इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। एक सिस्टम में होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो सैम्पलिंग है वो है क्वार्टर सैम्पलिंग। क्वार्टर सैम्पलिंग क्या होता है? यहाँ पर जो पॉपुलेशन होता है, जो पॉपुलेशन है या फिर जितने भी हमारा जो इंफॉर्मेशन डेटा हो, इस डेटा को जो है डिवाइड कर दिया जाता है, अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है। और ये ग्रुप क्या होता है? अलग अलग ग्रुप में बांटना, और ये ग्रुप अकॉर्डिंग टू इसके डिफरेंट कैरेक्टर के आधार पर होता है। कुछ कुछ मिक्स की तरह होता है, लेकिन यहाँ पर कैरेक्टर के आधार पर बांटने के बाद फिर उसमें से डेटा का सिलेक्शन किया जाता है। तो ये कोटा सैम्पलिंग हो गया। इसमें कोटा हर किसी का फिक्स होता है कि हर स्टूडेंट में 3 स्टूडेंट लेना है, तो इसीलिए इसको कोटा सैम्पलिंग कहा जाता है। और नेक्स्ट है 5th नंबर सैम्पलिंग का नॉन रैंडम में, ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है? इसमें इन्वेस्टिगेटर अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जैसा कि वो चाहता है, अपनी वांट्स के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, उसकी कन्वीनियंस के हिसाब से, यानी कि उपलब्ध डेटा के उपलब्धता के आधार पर, उपलब्धता के जितनी जल्दी उसको डेटा उपलब्धता के आधार पर बांटता है और उसी के आधार पर यहाँ पर डेटा का सिलेक्शन करता है। मीन्स इन दिस मेथड सैम्पलिंग इज डन बाय द इन्वेस्टिगेटर इन सच अ मैनर दैट सूट्स हिज कन्वीनियंस। इसके लिए इन्वेस्टर जो है डेटा का सिलेक्शन जो है अपने टीचर मेनली बाय रेफरिंग द कॉलेज प्रोस्पेक्टस, जो प्रोस्पेक्टस में दिया होता है, या अलग अलग तरीके से जिस हिसाब से उसकी ज़रूरत है उस हिसाब से जो है जो भी डेटा उसको मिल रहा है उस डेटा में से ज़रूरी सेलेक्ट कर लिया जाता है। इसलिए इसको कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहा जाता है। थैंक यू।